हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अब हमें इलस्ट्रेशन नंबर 17 में चलना है। और पिछली क्लास तक मैंने आपको 15, 16, 17, इलस्ट्रेशन 14 से ऊपर था, 14 से चालू था आई थिंक। 14, 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 16 तक करा देता, मतलब 13 से 16 तक मैंने आपको करा दिए हैं। अब मुझे आपको 17 क्वेश्चन कराना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं, वेरी वेरी। तो कृपया करके इसको भी उसी तरीके से देखिए जिस तरीके से आपने जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन करा था। कहता है अ बुक स्टोर विश टू कैरी अ रामायण इन स्टॉक। कहता है एक बुक स्टोर है, वो कह रहा है कि मैं रामायण बुक का स्टॉक रखना चाहता हूँ। डिमांड कैसी है इस बुक की, रामायण बुक की डिमांड कैसी है। डिमांड इज प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब प्रोबेबिलिटी डिमांड की है। एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ द स्टॉक टेक 2 days। इफ एन, इसका मतलब समझा रहा है। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन का मतलब ब्रैकेट से चालू है। ये कह रहा है इफ, अगर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन 1 मार्च, अगर मैं ऑर्डर 1 मार्च को प्लेस करता हूं, इट विल बी डिलीवर एट द एंड ऑफ द 3rd मार्च। मतलब 2 दिन पूरे ऑर्डर, मतलब अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कल का दिन, परसों का दिन, परसों के दिन का लास्ट वाले, लास्ट में, एंड में, मतलब जो टाइम लास्ट का बच जाएगा ना उसमें आएगा। मतलब रात को, एकदम शाम के टाइम, जब तक डिलीवरी हो सकती है। ये इस लाइन का मतलब है कि डिमांड प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हम आज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसको आने में 2 दिन लग जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिमांड आर गिवन बिलो। कहता है रोज अगर जीरो डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अगर मैं रामायण बुक का स्टॉक रख लूं तो मेरी एक भी सेल ना हो, एक भी ऑर्डर ना आए, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5%। एक बुक बिके, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 10%। दो बुक की डिमांड आई, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 30%। तीन बुक की डिमांड आई, 40%। और चार बुक की डिमांड आई, 10%। अब क्वेश्चन यहां से पढ़ना जरूरी है। दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कहता है ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड द स्टोर इंकर्ड एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 10 रुपए पर ऑर्डर। ठीक है। कहते हैं जितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करते हो उतनी बार 10 रुपए पर ऑर्डर पे आपको देने पड़ते हैं। और फिर ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके पास बुक आ जाएगी। बुक आने के बाद उसको कैरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी 0.50 पर बुक पर डे। मतलब एक बुक अगर एक दिन रखोगे तो 50 पैसे की कैरिंग कॉस्ट आएगी उसको रखने की। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच डे। कहता है इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट किस बेसिस पे कैलकुलेट होगी, जो बुक दिन के एंड में पड़ी होगी, मतलब इस दिन के शाम तक कितनी बुक पड़ी है स्टॉक, उस बेसिस पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी। द मैनेजर ऑफ द बुक स्टोर विश टू कंपेयर टू ऑप्शन ऑफ हिज इन्वेंट्री डिसीजन। कह रहा है मैनेजर है जो बुक स्टोर का, वो दो ऑप्शन को कंपेयर करना चाहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, इन्वेंट्री डिसीजन लेने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि वो 5 बुक का ऑर्डर दे व्हेन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक। ऑर्डर 8 बुक व्हेन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक। क्या मतलब इन दोनों का, मतलब सीखेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं। करंटली फर्स्ट डे द स्टोर हैज एन स्टॉक ऑफ 8 बुक प्लस 6 बुक ऑर्डर 2 day ago and expected to arrive next day. Using Monte Carlo simulation of 10 cycle, recommend which option the manager should be chosen. 2 digit random number is given. 10 साइकिल का रैंडम नंबर गिवन है आपको। तो बताओ दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा मैनेजर के लिए। सर ये ऑप्शन ही समझ में नहीं आया, ये लाइंस क्या कह रही थी ये समझ नहीं आया, और ये वाली लाइन क्या कह रही थी वो समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो कोई बात नहीं, अभी ये लाइन समझ नहीं आई ना, जब मैं पढ़ाऊंगा ये तब सुनेंगे। पहले हमें क्या निकालना होता है, टेबल नंबर 1 बनानी होती है। तो पहले टेबल नंबर 1 पे आ जाओ, पहले टेबल नंबर 1 ही बनाओ। ठीक, टेबल नंबर 1 बनाएंगे, उसके बाद टेबल नंबर 2 की जब जरूरत पड़ेगी तब जाकर वो सीखेंगे। अच्छा, टेबल नंबर 1 जो बनाएंगे वो क्या होती है, रेंज ऑफ रैंडम नंबर। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। रेंज ऑफ रैंडम नंबर, रेंज ऑफ रैंडम नंबर। कैसे बनेगा जी, सबसे पहले क्या आएगा, डिमांड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आई डिमांड, फिर आया प्रोबेबिलिटी,
फिर आया होगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, फिर आया होगा रेंज। बताओ डिमांड के बारे में, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी बता दो जी। 5 10 30 45 10, 5 10 30 45 10। ये हो जाएगा 0.05, 0.15, 0.45, 0.90 और ये हो जाएगा 1। रेंज निकाल लेंगे तो हो जाएगी 002, 04, 052, 14, 15 से लेकर 44, 45 से लेकर 89 और 90 से लेकर 99। ये हमारी होगी रेंज। ठीक है जी। अच्छा, अब टेबल नंबर 2 है सिमुलेशन ऑफ डाटा ऑफ नेक्स्ट 10 साइकिल। अगले 10 दिन का डाटा बताइए। ठीक है सर। ठीक है, पर अभी ये उतारना मत आप, ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम उतारना, आपको एक बार फॉर्मेट पता चल जाए तो, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, है ना। उस हिसाब से आप अपनी लाइन ड्रॉ करना। टेबल नंबर 2 में हम क्या बनाते हैं, सिमुलेशन ऑफ सिमुलेशन स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 10 डे। सबसे पहले आपका आएगा दोस्तों डिमांड और डे। डे कितने डे है, 10 दिन के। तो ये मैंने डे की एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आपके पास डे आने के बाद आएगा रैंडम नंबर। स्केल लेते हैं दोस्तों, स्केल। रैंडम नंबर, ठीक है जी। रैंडम नंबर लेने के बाद आप करोगे भाई एक्सपेक्टेड डिमांड। एक्सपेक्टेड डिमांड के बाद आपके पास आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप जाइएगा ऑर्डर क्वांटिटी रिसिप्ट। फिर आपके पास आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले आप लिखिए डे, फिर आप लिखिए रैंडम नंबर, फिर आप लिखो एक्सपेक्टेड डिमांड, फिर आप लिखिए ओपनिंग स्टॉक, फिर आप लिखिए ऑर्डर क्वांटिटी रिसिप्ट, फिर आप लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, फिर आप लिखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डर प्लेस्ड, क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डर प्लेस्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 दिन का डाटा मुझे गिवन है। 10 दिन के रैंडम नंबर बताओ सर, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, अब टेंशन मत लीजिए। इसको करते हैं 89 34 70 63, 89 34 70 63, 61 81 39, 61 81 39, 16 13 73, 16 13 और 73। एक्सपेक्टेड डिमांड निकाल सकते हैं? यस सर। डे 1 सॉरी 89 रैंडम नंबर कहां पर आएगा बताओ, ये रहा, तो इसकी डिमांड होगी 3। और 34 कहां पर आएगा जी, ये रहा इधर, इसकी डिमांड होगी 2। 70 कहां पर आएगा, इधर आएगा, 3 डिमांड होगी इसकी। 63 भी इधर ही आएगा, 3 डिमांड होगी। 61 भी इधर ही आएगा, 3 होगी, इधर भी 3 ही आएगी डिमांड। 39 कहां पर आएगा, दूसरे वाले पे आएगा, 2 डिमांड होगी इसकी। 16 कहां पर आएगा, 16 भी दूसरे पे आएगा, 2 ही डिमांड है। 13 पहले पे आ जाएगा, पहली डिमांड होगी इसकी। 73 कहां पर आएगा जी, 73 यहाँ पर 3 डिमांड होगी इसकी। इस तरीके से आपने एक्सपेक्टेड डिमांड निकाल दी। अब दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं और उसको समझते हैं। देखिए ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लाइन, 2 ऑप्शन है हमारे पास, और जो मैंने पहला बनाया ना, ये ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, ऑप्शन 1 है ये पहला जो मैंने बनाया है। और सेम इज ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन ए भी करके देखा ना। तो मेरे पे जो भी मैंने ये वाला बनाया है, ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए बनाया है। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी बनाऊंगा अलग से, सेम चीज ऑप्शन नंबर 2 के लिए बनाऊंगा, और दोनों को फिर कंपेयर करूंगा, जहां कॉस्ट कम आएगी वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए पढ़ना है सिर्फ आपको, ठीक है जी। देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है ऑर्डर 5 बुक, कह रहा 5 बुक का ऑर्डर दो। व्हेन, कह रहा कब देना चाहिए, कह रहा 5 बुक का ऑर्डर दो जब आपकी इन्वेंट्री, ध्यान देना क्या बोल रहा है, जब आपकी जो इन्वेंट्री है बिगिनिंग ऑफ द डे में, मतलब ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस और जो ऑर्डर आपने दिया है और अभी वो आना बाकी है। मैं आपको बहुत अच्छा सिखाऊंगा, ये ऐसी चीज है जो आपको कहता है ऑर्डर 5 का देना है, ऑर्डर 5 बुक का प्लेस करो जब, जब कब, ऑर्डर 5 बुक का प्लेस करो जब ओपनिंग इन्वेंट्री, ध्यान देना ओपनिंग इन्वेंट्री, 5 बुक का ऑर्डर प्लेस करेंगे जब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑर्डर कर चुके हो पर अभी आया नहीं, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, दोनों को मिलाकर अगर वो 8 से कम है, अगर वो 8 बुक से कम है तो आप 5 बुक का ऑर्डर प्लेस कर देना। ये चेक करना पड़ेगा आपको हर बार कि अपना ओपनिंग इन्वेंट्री और आपका ऑर्डर जो आपने प्लेस करा आउटस्टैंडिंग, उन दोनों को जोड़कर अगर 8 बुक से कम है तो आप 5 बुक का ऑर्डर उस दिन प्लेस करोगे। मतलब जब आपके पास 8 बुक से कम का ऑर्डर रह जाता है तब आप उस दिन ऑर्डर प्लेस करोगे। समझिए दोबारा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कहता है 5 बुक का ऑर्डर तब प्लेस करना व्हेन द इन्वेंट्री ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक। जब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि बिगिनिंग ऑफ द डे में इन्वेंट्री है और प्लस जो ऑर्डर आप कर चुके हो पर अभी तक आपको नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, जो आप ऑर्डर दे चुके हो पर अभी तक नहीं मिला, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मतलब वो है कि ऑर्डर हम कर चुके हैं पर अभी हमें आना बाकी है, उन दोनों को प्लस करके अगर 8 से कम होता है तब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। अगर 8 या 8 से ज्यादा है तो ऑर्डर प्लेस नहीं करना उस दिन पे। ठीक है, ये बात सही। इस बेसिस पर काम करते हैं आगे। अब मेरी बात सुनना, ये लाइन क्या कह रहा है, करंटली अभी बिगिनिंग फर्स्ट डे मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री स्टोर के अंदर 8 बुक का पड़ा हुआ है प्लस 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 6 बुक ऑर्डर कर रखी है 2 डे एगो, 2 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था, अगले दिन में वो अराइव होने वाली है, तो ऑर्डर कर चुके हैं ना। तो हमने क्या बोला था कि भाई आपके अभी करंटली की बात करूं तो करंटली अभी 8 बुक मेरे पास स्टॉक पे पड़ी है ओपनिंग स्टॉक और 6 बुक का मैंने ऑर्डर कर रखा है। तो क्या 8 और 6 क्या वो लेस देन 8 है? नहीं दोस्तों,
8 और 6 लेस देन 8 नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया, 8 से 14 और 8 से ज्यादा हो गया। क्या मुझे पहले दिन में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? नहीं, मैं ऑर्डर तब प्लेस करूंगा जब मेरी बुक्स, नंबर्स ऑफ बुक्स, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग बुक और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वाली बुक मिलाकर 8 बुक से कम होगी, तब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। आएगा देखना। सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरा साल के शुरू में अभी करंटली ओपनिंग स्टॉक क्या है? 8 बुक का है। यार ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, आप ये मत बोलना ये कहां से आया। ये 8 बुक मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है मेरे भाई, 8 बुक। और मैंने कितने का ऑर्डर कर चुका हूं? और मैं कितने का ऑर्डर दे चुका हूं? ऑर्डर रिसिप्ट हुआ है अभी नहीं, वो अभी आना बाकी है। देखो लिखा हुआ है टुडे, अगर ऑर्डर दे देता है एक्सपेक्ट टू अराइव नेक्स्ट डे, मतलब कल, मतलब आज का दिन है, 2 दिन पहले कर देता अगले दिन आएगा, मतलब आज मुझे ऑर्डर रिसीव्ड नहीं होगा। ये बहुत ध्यान देना है कि ऑर्डर कब रिसीव्ड होगा? नेक्स्ट डे में ऑर्डर होगा, मतलब अब नहीं, इस दिन में मुझे ऑर्डर रिसीव्ड होगा। वो ऑर्डर का मुझे कब रिसीव्ड होगा? इस दिन होगा। आप मुझे बताओ सर ये चीज ठीक, तो अभी वो ऑर्डर रिसीव नहीं होगा, नेक्स्ट डे होगा। तो अगर डे 1 में खड़ा हूं तो नेक्स्ट डे क्या होगा? डे 2। तो डे 2 में वो ऑर्डर रिसीव हो जाएगा जो ऑर्डर मैंने 6 बुक का दे रखा है। ठीक है सर, अभी करंटली मेरे पे 8 बुक है। क्या 8 बुक लेस देन 8 है? नहीं। अच्छा 8 बुक में 3 की डिमांड आ गई, 3 चली गई, 3 बुक बिक गई। 3 की डिमांड आई थी हमारे पास, 3 बुक बिक गई, तो बच कितनी गई? 5 बच गई सर। तो क्या मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? नहीं प्लेस करना चाहिए अभी आपको ऑर्डर प्लेस कब करोगे? ऑर्डर प्लेस करते वक्त अभी आपको पहले दिन में कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना, क्योंकि उस पहले दिन शुरुआत में 8 बुक आपके पड़ी है। क्लोजिंग स्टॉक को देखकर कभी ऑर्डर प्लेस नहीं मत करना, हमेशा ओपनिंग स्टॉक और जो ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया था उन दोनों को जोड़कर अगर 8 से कम आएगा तब ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखो अभी ओपनिंग स्टॉक 8 है। ठीक है सर, इसके बाद ये जो क्लोजिंग है इस साल का, डे 1 का जो क्लोजिंग है वो डे 2 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो 5 बुक मेरी ओपनिंग हो गई। डे 1 का क्लोजिंग डे 2 का ओपनिंग बन जाएगा। ये लिख लो कहीं पर, डे 1 का क्लोजिंग डे 2 का ओपनिंग होता है, ये लिख लो क्लियर, याद रहेगा। ये 5 कैसे आया यहाँ पर? फिर अब मुझे बताओ, जो डे 1 में जो ऑर्डर डे 1 में रह गया था, एक दिन कह रहा था भाई 6 बुक का ऑर्डर प्लेस कर रखा है और वो नेक्स्ट डे अराइव होगा, तो मतलब इस दिन अराइव नहीं होगा, नेक्स्ट डे होगा, तो यहाँ वो ऑर्डर अराइव हो जाएगा। हाँ, यहाँ वो ऑर्डर अराइव हो जाएगा। तो 6 और 5 कितने हो गए सर आपके पास? 6 और 5 11 हमारे पास बुक पड़ी हुई है। 5 तो पिछले दिन की पड़ी है बुक, हमारे प्रीवियस डे की 5 बुक पड़ी है, और हमने 2 दिन पहले ऑर्डर प्लेस करा था, वो अराइव हो चुका है आज। ठीक है, तो 6 हमारे टोटल 11 बुक पड़ी है। 11 में से कितनी की बुक बिक गई? एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी थी? 2 बुक, तो बिक गई होगी। तो बिक गई, तो अब कितनी बच गई हमारे पास? 9 बुक बच गई। अब मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो रिसीव्ड हो गया है, दोनों को मिलाकर 11 होते हैं। क्या वो 8 से कम है? 8 से कम नहीं है, तो अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करना। जब भी 8 से कम होंगे तब ऑर्डर प्लेस करना। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। देखो ओपनिंग ही 9 से ज्यादा, 8 से ज्यादा है, तो आज इस बार भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आउटर आउटस्टैंडिंग ये होता है। अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। तो 9 बुक हमारे पास है और मैंने कोई भी अभी ऑर्डर प्लेस करा नहीं, तो ऑर्डर प्लेस करा नहीं तो ऑर्डर रिसीव्ड भी नहीं होगा मुझे। देखो ऊपर के 3 दिन अभी तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, तो 9 है मेरे पे ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? ये ओपनिंग स्टॉक अभी मेरे पे 9 है। 9 इसकी मुझे जरूरत नहीं है, 0 है, क्योंकि ऑर्डर प्लेस नहीं करा तो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कराएगा। 9 प्लस 0 9 ही बचता है, जो कि 8 से ज्यादा है अभी भी, तो ऑर्डर प्लेस नहीं करा जाएगा। अच्छा 9 में से क्लोजिंग स्टॉक को देखकर ऑर्डर का नहीं बताएंगे दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ऑर्डर प्लेस कब करना है आपको 5 बुक का? जब आप ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग मिलाकर देखोगे। अच्छा 9 बुक अगले साल की पिछले साल की क्लोजिंग, पिछले दिन का क्लोजिंग दिन का ओपनिंग बन जाएगा, और 3 बुक बिक गई। 9 में से 3 बिक गई, कितनी बच गई? 6। अब पिछले साल का जो क्लोजिंग है, पिछले दिन का जो क्लोजिंग है, वो इस दिन का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अब जरा ध्यान दो, ओपनिंग प्लस 0 इन दोनों को मिलाकर 8 से कम हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर 8 से कम हो रहा है, तो मुझे अब ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और कितने बुक का ऑर्डर प्लेस करूंगा जी? 5 बुक का ऑर्डर प्लेस करना है। आपको क्वेश्चन में क्या है कि 5 बुक का ऑर्डर प्लेस करो जब 8 बुक से कम होगी। क्या मिलाकर? ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर मिलाकर। हमने कहा बिल्कुल कम हो गई, ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग 0 है, तो दोनों को मिलाकर अगर देख लिया तो मैं 6 प्लस 0 कितना होगा? 6 होगा, जो आके 8 से कम है, तो इसलिए अब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। ये ऑर्डर मुझे कब रिसीव्ड होगा? आइए ये भी बताता हूं आपको, ये भी ध्यान देना है आपको इस क्वेश्चन में करते हुए। अब मुझे बताओ, पहले तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पे 6 का था, तो 6 में से 3 की डिमांड आ गई, तो 6 में से 3 गए तो कितना बच गया बताओ सर? 3 बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक इस बार मेरे पे कितना बच गया? 3। ये 3 मुझे बचा। ठीक है, अगले दिन का ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। पर ये ध्यान देना कि जो भी ऑर्डर आप प्लेस करोगे, ऑर्डर आप दोगे, वो ऑर्डर हमें कब रिसीव्ड होगा?
अगले 2 दिन के एंड में, ये लिखा था यहाँ पर, कहीं लिखा था, याद है अगर मैं आपको पढ़ाया था कि अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको वो ऑर्डर कब डिलीवर होगा, कहता है इफ आपने ऑर्डर दिया मार्च 1 को तो इट विल बी डिलीवर एट द एंड ऑफ मार्च 3rd। तो मार्च 1 को तो भूल जाओ, 2 और 3 मतलब मार्च जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करो उस दिन के दिन भूल जाओ, अगले 2 दिन के एंड में, मतलब पहला दिन छोड़ दो अगला, फिर दूसरे दिन के एंड में मिल जाएगा, मतलब दूसरे दिन में मिल जाएगा, ये पता है। जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस करा वो भूल जाओ, अगला दिन छोड़ दो और उसका अगला दिन, उस दिन मिल जाएगा आपको ऑर्डर। तो आप मुझे बात सुनो कि अगर आपने यहां ऑर्डर प्लेस करा है तो ये दिन छोड़ दो, तो यहां आपको वो ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, मतलब ऑर्डर जो आपको रिसीव होगा वो 5वें दिन में यहां हो जाएगा। जिस दिन ऑर्डर प्लेस करा है उस दिन ऑर्डर तो नहीं मिलेगा, उस दिन को छोड़ दो, अगले दिन को भी छोड़ दो, उससे अगले दिन मिल जाएगा, वो भी रात को, तो मिल जाएगा ना, उससे अगले दिन रात को मिल जाएगा, सुबह मिले तो मिलते जाएगा ना उसके अगले दिन, तो यहाँ मिल जाए ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। ये बात भी ध्यान देनी है आपको, जिस दिन ऑर्डर प्लेस करते हैं उस दिन ही मिलता ऑर्डर, उसके एक दिन छोड़ने के बाद दूसरे दिन मिलता है। आ जाओ वापसी। तो ये समझ में आया आपको, ये भी ध्यान देना है कि डिमांड कितनी है, 3 की डिमांड है। अब 6 की डिमांड थी पहले, हमें पता 6 8 से कम हो गया, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है सर। 3 की डिमांड है, अब 3 यहां पर आ गया 3, क्योंकि 6 में से 3 की डिमांड थी। चाहिए ऊपर आना चाहिए यार, एक बार रुक जाओ मैं देख लो, ये ऊपर नीचे हो गया मेरे से, ये 9 इसके शायद आएगा 9, ये 6 इधर आएगा, खुला खुला लिखना चाहिए था, 3 इधर आएगा, ऑर्डर प्लेस यहाँ पर होगा सर, वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, इसी के साथ साथ करना पड़ेगा। अच्छा 6 की बच गया था ओपनिंग स्टॉक, 3 की डिमांड पूरी कर दी, 3 बच गया, 3 आपके पास क्या हो जाएगा फिर दोबारा ओपनिंग स्टॉक। अब 3 ओपनिंग स्टॉक आ गया, मैंने यहीं पर ऑर्डर प्लेस कर दिया था, एक ऑर्डर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरा इसको देखा तो मेरा, अब देखो 3, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाली है, क्या मैं ऑर्डर प्लेस करूं या नहीं करूं, मुझे बताओ सर। मेरा ओपनिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, वहां पर वर्ड यह यूज करा गया है, वो ऑर्डर रिसीव्ड नहीं करा, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब अगर आप ऑर्डर दे देते हो तब भी वो इंक्लूड होगा, भले मिले या ना मिले। तो मुझे बताओ कि इस बार मेरा ओपनिंग कितना है, 5वें डे में 3 है ऑर्डर, मेरा ओपनिंग है 3 प्लस मैंने ऑर्डर कितने का प्लेस करा उससे अलग अलग दिन में 5, तो ये तो सर रिसीव हुआ ही नहीं। मैंने कहा था यहाँ तो रिसिप्ट लेना ही नहीं है, क्या था क्वेश्चन में क्या बोला था, यही तो गलती करते हैं स्टूडेंट कि वो रिसिप्ट का ऑर्डर मान लेते हैं। यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और अभी तक आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो भी इंक्लूड कर लेना। तो 3 मैंने ऑर्डर, 3 मेरा ओपनिंग स्टॉक बच गया, और ऑर्डर जो आउटस्टैंडिंग है अभी वो मिला नहीं है मुझे, रिसिप्ट नहीं हुआ, अगले दिन रिसिप्ट होगा, पर ऑर्डर तो प्लेस कर दिया था ना, कितने का 5 का, तो 3 और 5 कितने हो गए 8, तो 8 से कम नहीं है, 8 के बराबर है, तो इसलिए ऑर्डर अभी प्लेस नहीं होगा। यस यही तो ध्यान देना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो इस लाइन पे आपको ध्यान देना है। ऑर्डर क्वांटिटी रिसिप्ट नहीं ऐड करते, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया बस वो ऐड हो जाएगा अगले दिन में, भले मिले हो या ना मिला हो। तो 3 कि मेरे पे स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पे बुक 3 बुक पड़ी है, इस दिन की डिमांड पूरी करूंगा, तो जब डिमांड पूरी करूंगा तो अब मेरे पे 0 बुक पड़ी होगी, अब मेरे पे एक भी बुक नहीं पड़ी होगी, क्योंकि मेरी भाई 3 बुक ही पड़ी थी और 3 की डिमांड थी। और कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 बुक पड़ी है और डिमांड 4 की आ गई, कभी नहीं हो सकता ऐसा, फिर माइनस में तो ना दे सकते हैं हम, ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बनेगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। अच्छा पिछले साल का जो ओपनिंग है, अच्छा ये ऑर्डर यहाँ रिसीव हो जाएगा ना मुझे, अब इधर एक दिन छोड़कर 5, एक दिन छोड़ा और इधर रिसीव हो गया 6ठे दिन में, 4थे दिन में ऑर्डर प्लेस करा 6ठे दिन में रिसीव होगा, 6ठे दिन में ऑर्डर प्लेस करो 8वें दिन में रिसीव हो जाएगा, ठीक है, एक दिन छोड़कर। अब ओपनिंग मेरा क्या बन गया 0। अब मुझे बताओ ओपनिंग मेरा 0 है, ऑर्डर जो आउटस्टैंडिंग करा था वो अब मुझे रिसीव हो गया तो ऐड ही होगा, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को ले रहे थे तो रिसीव होगा, वो ऐड नहीं होगा क्या? मतलब हमेशा आपको यही नहीं देखना कि ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हो या रिसिप्ट हो। यार आप सोचो खुद ही, जो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया वो मुझे मिला नहीं, मैं तब ऐड कर दे रहा हूं जब तक वो मुझे मिला नहीं, जब मिल जाएगा तब तो ऐड करूंगा, वो तो मेरे पास है ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मत देखिए कि आउटस्टैंडिंग ही है तो आउटस्टैंडिंग वाला ही लूंगा, आउटस्टैंडिंग लेने का पर्पस सोचो। ऑर्डर प्लेस कर दिया था नहीं आया, आपकी गलती नहीं, आपने तो ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया, अब आएगा तो उसको तो ऐड होगा, अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा तब तो ऑलरेडी होगा क्योंकि हमारे पास बुक पड़ी है। तो 0 और 5, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 0 है और ऑर्डर आपके पास जो प्लेस करा था वो 5 था, तो 5 और 0 कितना हो गया 5, 5 और 0 5 हो गए, तो इसका मतलब अब मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो 8 से कम है। ये लो यहां मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, यहां मैंने ऑर्डर प्लेस करा और यहां, अब जो ये ऑर्डर प्लेस करा है मेरे को कब मिलेगा, 6ठे दिन में ऑर्डर प्लेस करा है तो ये 8वें दिन में मुझे रिसीव होगा,
5 पर ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है तो वो ऐड होगा। ऑर्डर कितना प्लेस करना है? अच्छा मुझे बताओ, 0 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, 5 मेरे को बुक आ गई, ऑर्डर जो मैंने 2 दिन पहले दिया था वो मुझे रिसीव हो गई, तो 5 बुक मेरे पड़ी है, 5 पड़ी है और 3 की डिमांड है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका बुक कम है और डिमांड ज्यादा, कभी नहीं होगा। 5 बुक है, 3 की डिमांड आ गई, कितनी बच गई? 2 बच गई। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले दिन क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक बच जाएगा 2। देखो अब 2 बराबर आ रहा है। अब यहां पर मेरा कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, पर अभी मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा क्या मुझे इस दिन ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। देखो दिखेगा वो 2 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है और ऑर्डर मैंने प्लेस करा 5, तो वो ऐड होता है। तो 5 ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और 2 मेरे बुक है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग प्लस आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 5 और 2 7, जो कि 8 से कम है। तो अब मुझे ऑर्डर इधर फिर दोबारा प्लेस कर देना चाहिए। और ये ऑर्डर मैंने 7वें दिन में प्लेस करा है तो मुझे मिलेगा 9वें दिन में। ये 7 के साथ लिख दे करो आप। तो 2 में से 2 गए, 2 की ओपनिंग स्टॉक 2 मेरे पे स्टॉक 2 पड़ा है और 2 की डिमांड आ गई, तो मेरे पास 0 बढ़ गया स्टॉक। 0 यहां है, 0 यहां पर आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? बताओ, अब मुझे बताओ यहां पर क्या आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? गिनो आपके पास अभी कितना अभी कितना स्टॉक पड़ा है? 5। और आपने ऑर्डर जो प्लेस करा था, देखो यहां पर प्लेस करा था, तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर अभी कितना है? 5। 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। ये मत भूलो, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर को मत भूलना कृपया करके। 5 आपके पास जो ऑर्डर पहले प्लेस करा था वो रिसीव हो गया, ठीक है, हमारे पास 5 बुक पड़ी हुई है, 5 बुक हमारे पास पड़ी हुई है और अभी ऑर्डर एक और प्लेस करा था इससे पहले वाले दिन में, वो आउटस्टैंडिंग है। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गए। तो 10 8 से कम नहीं है, इसलिए ऑर्डर प्लेस नहीं होगा यहां पर अभी। ठीक है, चलो तो 5 का आपके पास बुक पड़ी है, 2 की डिमांड आ गई, तो आपके पास 3 पड़ा है। 3 आपके पास अगले दिन आ गया ओपनिंग। 3 और 2 5 कितना? 3 और 5 कितना होगा? जो ऑर्डर अभी ऊपर प्लेस करता है वो मिल गया, रिसीव हो गया। 5 और 3 कितना? 8। ये भी 8 से कम नहीं है, 8 के बराबर है। तो 3 का 1 5 8 हो गए ना, तो ऑर्डर प्लेस अभी नहीं होगा। 5 8 8 में से एक डिमांड आप पूरी कर दी, तो कितना बच गया आपके पास? आगे बच गया 7। 7 का क्लोजिंग, ये आपके पास ओपनिंग आ जाएगा। क्या ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए यहां पर? बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि 7 और अभी कोई भी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में नहीं है। तो 7 ऑर्डर कुछ मेरे को ना मिला है और ना आउटस्टैंडिंग है, तो दोनों को जोड़ने के बाद भी 8 से कम आ रहा है, तो इस बार ऑर्डर आप प्लेस कर दोगे। और आपके पास 7 में से 3 की, ये तो लाइन है ऑर्डर प्लेस करने की, ये यहां पर 7 में से 3 की डिमांड पूरी करेंगे तो क्लोजिंग कितना बच जाएगा? सर 4 बच जाएगा। तो ये आपके पास क्लोजिंग का है। टोटल कर लेंगे यहां पर। ठीक है, तो अब मैं आपको, मुझे क्या निकालना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले आप उन्हें बताओ कितने ऑर्डर प्लेस करें? 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, और आपने 4 बार ऑर्डर प्लेस करे। तो अगर आपने 4 बार ऑर्डर प्लेस करे तो आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी वो 4 के हिसाब से आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बार ऑर्डर प्लेस करे हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कितने करे? 4। ठीक है, समझ में आया 4 कैसे आया? कि कितना आपने ऑर्डर प्लेस करा, और जितनी बार आप ऑर्डर दोगे उतनी बार 10 रुपए पर ऑर्डर पे आपकी कॉस्ट आएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास जो कॉस्ट आई वो 40 रुपए आ गई दोस्तों। क्लियर है? ये समझ में आया? आ गया। कैरिंग कॉस्ट मतलब जो जो गुड्स आपने कैरी करे होंगे, हर एक यूनिट को कैरी करने पे 0.50 की कॉस्ट आएगी। आपने टोटल कितनी यूनिट कैरी करी थी? हर एक यूनिट को कैरी करनी है, एक यूनिट 1 दिन तक कैरी करोगे तो आपको 50 रुपए की 50 पैसे की कॉस्ट आएगी। आपने टोटल कितनी यूनिट कैरी करी पता चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक यार, जो स्टॉक बच जाता है वो आपने गोडाउन में रखा होगा, 5 स्टॉक बचा, 5 गोडाउन में रखा होगा तो 50 पैसे से हिसाब से पैसे लगेगा। तो टोटल कर दो क्लोजिंग स्टॉक का, इतनी यूनिट आपने कैरी करी होगी। कर देते हैं टोटल 5। जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वही तो आप कैरी करते हो, वही तो स्टोर में डालते हो। 5 + 9 + 6 6 + 3 + 0 + 2 + 3 + 7 + 4, ये आ गया 39। तो आपने टोटल कितनी यूनिट कैरी करी होगी अलग अलग दिन में? 39 यूनिट कैरी करी होगी। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना प्लेस करा? कितनी बार ऑर्डर प्लेस करा? 4 बार ऑर्डर प्लेस करा। टोटल मत कर देना, ऐड नहीं करना, ऑर्डर कितनी बार प्लेस करा है और कितनी यूनिट कैरी करी? 39। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ गया 19.5। तो आपकी जो कॉस्ट आई 19.5 आई। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई 19 पॉइंट नहीं 59.5। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 पे, ऑप्शन नंबर ए पे टोटल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है सेम है, कह रहा है आपको इस बार 5 बुक ऑर्डर मत प्लेस करना, इस बार 8 बुक ऑर्डर प्लेस करना। कंडीशन वही है,
कि ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर मिलाकर अगर 8 से कम है तो 5 बुक का ऑर्डर मत प्लेस करना, इस बार 8 बुक का, ज्यादा बुक का ऑर्डर प्लेस करना। और सेम सिचुएशन ऑप्शन नंबर 2, सेम सब कुछ सेम है, पर जो हमें ऑर्डर प्लेस करना है वो 5 बुक का नहीं करना। कह रहा है इस बार 5 बुक का मत करो। ऑर्डर प्लेस करने की जो कंडीशन है वो दोनों में सेम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर प्लस रिसिप्ट जो भी है मिलाकर 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो इस बार 5 का ऑर्डर देंगे, 8 का ऑर्डर देंगे। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। पहले तो आप इतना उतारिए, इतना उतार दीजिए पहले। सबसे पहले आप यहां से टेबल नंबर 2 उतारिए, ऑप्शन नंबर 1 उतारिए, ए उतारिए और इतना उतार लो, पूरा पूरा उतारो। यहां तक ये भी पूरा उतारना, ये भी उतारना, सब उतारो। इतना उतारने के बाद मैं आप दोबारा ये कॉलम नहीं बनाने वाला मेरे दोस्तों, सेम कॉलम दोबारा बनेगा, बस इतना सा पार्ट हट जाएगा ये वाला, सेम दोबारा बना दो सर। आपको अलग कॉपी बनाना है, आप मत काट देना इसको, क्योंकि अब इधर मैंने 5-5 का ऑर्डर दिया था ना ऑप्शन नंबर ए में, अब मैं 8-8 का ऑर्डर दूंगा। कंडीशन सेम है, ऑर्डर कब प्लेस करना, सेम कंडीशन। दोबारा करते हैं, इस बार मेरा ऑप्शन नंबर बी है। आओ दोबारा चलते हैं। साल के शुरू में मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 8 था। पहले इधर देख लो, उतारना मत, या तो पहले ऐसा करो या तो आप खुद ही कर लो, या तो आप खुद ही कर लो। अगर आप देख रहे हो तो देख लो, पूरा 2 काम कर लो। अगर करना है तो पहले खुद ट्राई कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज कर दो, खुद ट्राई कर लो। और अगर आप देख रहे हो तो पहले पूरा देख लो फिर उतार लेना। ऐसा मत करना कि देख भी रहे हो उतार भी रहे हो, ये गलत है, ठीक है। तो आपको चॉइस दी है, पहले या तो खुद कर लो या तो देख लो पूरा प्रॉपर, नहीं तो ना तो इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ठीक है। तो इससे मेरा क्या है कि पहले आप देख लो, मेरी सुन लो, फिर उसके बाद आराम से पॉज करके खुद ही उतार लेना। तो 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार सुन लोगे तब मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार खुद करोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, पहले ओपनिंग स्टॉक बचाओ। ओपनिंग स्टॉक 8 था और आपने ऑर्डर कितने का प्लेस करा है, ऑर्डर प्लेस कर दिया 6। वो ऑर्डर नेक्स्ट डे अराइव होगा, ठीक है सर, वो ऑर्डर यहाँ अराइव हो जाएगा। समझ में तो यही हुआ है जी, सब कुछ कंडीशन है। 8 बुक का था ऑर्डर, अभी हमारे पास शुरू 8 बुक है और 6 बुक का ऑर्डर प्लेस कर दिया। करंट में ये है सिचुएशन, ठीक है सर। आज ऑर्डर नहीं मिलेगा, नेक्स्ट दिन ऑर्डर मिलेगा, ये भी बता रखा था, ठीक है सर। कोई ऑर्डर रिसिप्ट नहीं, इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं दिया था तो रिसिप्ट नहीं होगा। अच्छा, 8 में से 3 बुक की डिमांड है कि 3 गई, कितना बच गया, 5। पिछले दिन का क्लोजिंग इस दिन का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, 5 6 और 6 और 5 कितने हो गए जी, 11। अब 11 है, क्या ये 8 से कम है, नहीं। अगर ये 8 से कम होता ना, कितनी बुक का ऑर्डर प्लेस करता, 5 या 8 सर। ऑप्शन नंबर बी में 8 बुक का ऑर्डर प्लेस करना है। तो अभी ये 11 है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा, ना तो यहां करा जाएगा ना यहां करा जाएगा, ठीक। तो 6 और 5 कितना होगा, 11। 11 में से 2 की डिमांड पूरी कर दी, कितना आ गया सर, 9। अब दिनों की क्लोजिंग 9 आया, 9 इस दिन का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। 9 होने के बाद कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करा, ना तो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है ना ऑर्डर रिसिप्ट है। दोनों को जोड़ने के बाद अभी भी 8 से कम नहीं हो रहा, ओपनिंग स्टॉक प्लस 0 अभी भी 8 से कम नहीं है, इसलिए अभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा। और 9 में से 3 की डिमांड पूरी करने के बाद, ये अभी रिसिप्ट कुछ नहीं हुआ मेरे को, 3 की डिमांड पूरी करने के बाद मेरे को बच गए 6। 6 अगले दिन यहां पर आ जाएगा, इस पिछले दिन का क्लोजिंग दिन का ओपनिंग हो जाएगा 6। और ऑर्डर कोई प्लेस नहीं करा तो 6 प्लस 0 कितना हो गया, 6। और 6 8 से कम है, अब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा 8 बुक का। और जो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा 8 बुक का, वो एक दिन छोड़कर अगले दिन मुझे रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर जब ऑर्डर प्लेस करते हो ना, रिसिप्ट का टाइम भी लिख दे करो साथ साथ, इससे याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। आज ऑर्डर प्लेस करा, एक दिन छोड़कर चौथे दिन में ऑर्डर प्लेस करा, 5वें दिन छोड़ दो, 8वें दिन में, 6ठे दिन में वो रिसीव हो जाएगा। अच्छा, 6 में से 3 की डिमांड पूरी करी, 3 की डिमांड पूरी करने के बाद कितना आ जाएगा सर, 3 ही आ जाएगा। और ये 3 अगले दिन क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। अब 3 अभी कोई भी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, यस ऑर्डर, इससे 3 से इधर इस लाइन से ऊपर देखो कोई आउटस्टैंडिंग है, हाँ। 8 और 3 कितने हो गए जी, 8 और 3 आपके पास हो गए 11। अब 11 हो गए तो 11 8 से कम है, 11 8 से सॉरी ज्यादा है, इसलिए ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। इधर तो ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा। मेरे पास एक्चुअल में मेरे पे स्टॉक कितना पड़ा है, 3 पड़ा है, वो तो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग अभी आएगा, अभी है नहीं। अभी मेरे पे 3 कितना है, 3। तो 3 में से 3 का कितना बच गया मेरे पे, 0। और ये 0 अगले टाइम क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बच जाएगा। अब 0 और 8 कितना हो गया मिलाकर, 0। और जो मेरे पे ऑर्डर रिसीव्ड हो गया था, ऑर्डर प्लेस करा था, ऑर्डर रिसीव्ड हो गया 8। अभी भी 8 से कम नहीं है, अभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा, इधर भी नहीं किया जाएगा, इधर भी नहीं किया जाएगा। अच्छा, 8 में से 3 की डिमांड पूरी कर दी, ये मिल चुका है मुझे, ठीक है। 3 की डिमांड पूरी कर दी तो कितना बच गया, 5। अब ये 5 अगले दिन क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ऑर्डर जो प्लेस करा है, अभी कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करा, इसका जो ऑर्डर प्लेस हुआ था ये ऑर्डर रिसीव्ड हो गया, यहाँ पर खत्म होगी कहानी इसके थी। इससे पहले अब कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करा है, जो ये ऑर्डर प्लेस करा था इससे पहले वो रिसीव्ड हो चुका है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर नहीं था और रिसीव्ड हो गया, वो यूज भी हो गया, यही तो है 5। तो 5 में से
अब मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा 8 बुक का। क्यों? क्योंकि अब ऑर्डर जो ओपनिंग स्टॉक है और जो आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट है वो कम है, कितने से? 8 से। ठीक है, अब 5 मेरे पड़ा हुआ, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, 5 मेरे स्टॉक पड़ा है, 5 मुझे 2 की डिमांड पूरी करी तो मेरे 3 बच गए। 3 बच गए तो 3 मैंने अगला करा। अब 3 से ऊपर मैंने कोई ऑर्डर प्लेस करा, हाँ 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। अब भी ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा क्योंकि ये मिलाकर 11 ऑर्डर, ओपनिंग स्टॉक मतलब आउटस्टैंडिंग ऑर्डर मिलाकर 11। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर क्यों? क्योंकि अभी वो रिसीव नहीं हुआ। 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गए। अभी ऑर्डर प्लेस नहीं कराएगा। 3 में से 2 की डिमांड पूरी करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये ऑर्डर जो प्लेस करा है वो इस दिन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक इस पर क्या बन जाएगा? ओपनिंग। और 8 और 3 अब कितना हो गया? 9। अभी मेरे पे 9 पड़ा है, अभी भी ज्यादा नहीं होगा 8 से। 8 से अभी भी ज्यादा है तो अभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा। 8 और 3 9, 9 में से 1 की डिमांड पूरी करी, 8 बच गई। 8 अगले टाइम क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी मेरे पे 8 पड़ा। 8 से कम होगा जब, तब होगा। इससे ओपना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है अभी। 8 में से 3 का कितना बचेगा? 5 बचेगा। अगला दिन जब होता है तब ऑर्डर प्लेस करता, अगला दिन है ही नहीं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे पे जो हुआ क्यों ऐसा क्यों हुआ? कम क्यों हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर? क्योंकि एक बार जब ऑर्डर दे रहा हूं तो मैं ज्यादा क्वांटिटी दे रहा हूं, 3 से 5 थी पहली बार, 3 ज्यादा दे रहा हूं इस बार, इसलिए कम ऑर्डर प्लेस हुए। 8 और मतलब 2 बार ऑर्डर प्लेस करा है मैंने। और क्लोजिंग स्टॉक अपने कितना रखा है इसको जोड़ लीजिए आप। 5 + 9 + 6 + 3 + 5 + 3 + 1 + 8 + 5, ये आ गया 45। तो आप ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे तो ज्यादा क्वांटिटी को कैरी करना पड़ेगा। देखो समझ में आ रहा है ना यार? आपने एक बार में कितने का ऑर्डर प्लेस करा? ज्यादा यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा तो आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा आ गई। वहां कम यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तो क्वांटिटी कम बच रही थी आपके पास। अब आप यहां से सेम प्रोसीजर से आप क्या निकाल दो, आपने इस बार 2 ऑर्डर प्लेस करा है तो इस बार आपके पास 20 आएगा। और इधर आपने क्या करा? 45, 45 का आधा 22.5, ये इतना आ जाएगा जी 42.5। तो मुझे बताओ ग्रुप ऑप्शन नंबर बी में अगर आप एक बार ऑर्डर जब प्लेस करते हो, अगर वो 8 यूनिट का ऑर्डर, 8 बुक का ऑर्डर देते हो एक बारी में, तो आपकी कॉस्ट 42.5 आएगी। और अगर आप एक बारी में 5 बुक का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? कितनी थी भाई इससे पहले? 59.5, 59.5 थी आई थिंक, है ना? ये इतनी आएगी। तो भाई कौन सा बेटर है? ऑप्शन नंबर बी इज बेटर। तो यहां लिख दू आपके पास ऑप्शन बी इज बेटर। क्यों बेटर है? बिकॉज इट हैज लो इन्वेंट्री, बिकॉज इट हैज लो इन्वेंट्री कॉस्ट। ऑप्शन बी क्या है? बेटर है क्योंकि लो इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है इस केस के अंदर। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? बस क्वेश्चन को पढ़ना आ जाए तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे तो आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन तब समझोगे जब एक बार और ट्राई कर लोगे। बस एक बार मेरे कहने पर और ट्राई कर लेना, आपको मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे क्वेश्चन। अब 18 इलस्ट्रेशन क्या कहता है? 18 भी कर लेते हैं क्योंकि एक क्लास में 2 का टारगेट हम बनाकर चलते ही है। कहता है आफ्टर ऑब्जर्विंग हैवी ये कंजस्टन लिखा है, कंजस्टन इसका मतलब होता है भीड़, भीड़ होती है ना भीड़। तो हैवी आपके पास रस लिख सकता है, बहुत भीड़ है करके, ऐसे नहीं बोलते कंजस्टन। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करा कि बहुत ज्यादा भीड़ है कस्टमरों की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पेट्रोल स्टेशन। एक पेट्रोल स्टेशन है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है कस्टमरों की। मिस्टर पेट्रो ने डिसाइड करा, हैज डिसाइडेड टू सेट अप पेट्रोल पंप फैसिलिटी ऑन हिज इन अ नियर बाई साइट। मिस्टर पेट्रो ने ये डिसाइड करा कि एक पेट्रोल पंप फैसिलिटी सेट करेगा अपनी नियर बाई साइट के पास। He has compiled statistics relation to the potential customer arrival pattern and service pattern। और वो देखता है किस तरीके से कस्टमर अराइव हो रहे हैं, कस्टमर अराइव हो रहे हैं और किस तरीके से उनको सर्विसेज दी जा रही है। एज गिवन बिलो, नीचे दे रखा है आपको। He has also decided to evaluate the operation by using the simulation technique। उसने कहा कि यार हम एक इवेल्युएशन करते हैं, हम एक मॉडल डिसाइड करते हैं। भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, ठीक है, उससे पहले एक मॉडल करेगा ना, एक मॉडल डुप्लीकेट बनाएगा, कहेगा भाई देखता हूं सिमुलेशन लगाकर क्या ये बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा। तो ये तरीके दे रखा है अराइवल की, अराइवल इंटर अराइवल टाइम 2 मिनट, 2 मिनट में अराइव होने के चांसेस है कस्टमर, मतलब हर 2 मिनट में कस्टमर कितने अराइव होता है? हर 2 मिनट में कस्टमर अराइव होता है, 22% चांस है कि हर 2 मिनट में कस्टमर आएगा।
हर 4 मिनट में कस्टमर आएगा 30% चांस है, हर 6 मिनट में कस्टमर आएगा 24% चांस है, हर 8 मिनट में कस्टमर आएगा 14% चांस है, हर 10 मिनट में कस्टमर आएगा 10% चांस है। मतलब ये दे रखा है कि कस्टमर जो आता है, मतलब एक कस्टमर में पेट्रोल भरवाने गया तो दूसरा कस्टमर कितने मिनट बाद आएगा, 2 मिनट बाद दूसरा कस्टमर आएगा, ऐसा 22% चांस है कि 2 मिनट बाद दूसरा कस्टमर आ जाएगा। 4 मिनट बाद दूसरा कस्टमर आएगा, ऐसा 30% चांस है। 6 मिनट बाद दूसरा कस्टमर आएगा, ऐसा 24% चांस है। ऐसी सर्विस टाइम कि 4 मिनट में एक कस्टमर को सर्विस देंगे, ऐसा 28% चांस होता है। कभी कभी होता है किसी कस्टमर पे ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी कम लगता है। कोई पेम कहता है कि भाई कैश देता है, कोई पेटीएम करता है, कोई अपने कार्ड से पेमेंट करता है, तो उनमें टाइम अलग अलग लगता है। कहता है 4 मिनट लगेगा एक कस्टमर को सर्विस देने पे, ऐसा 28% चांस है। 6 मिनट लगेगा एक कस्टमर को चांस देने में, ऐसा 40% चांस है। ऐसे 8 मिनट लगेगा एक कस्टमर को सर्विस देने में, ऐसा 22% चांस है। 10 मिनट लगेगा कस्टमर को सर्विस देने में, ऐसा 10% चांस है। तो ये आपके पास कुछ अराइवल टाइम बता रखा है और कुछ सर्विस टाइम बता रखा है। द क्लॉक स्टार्ट एट 8 आवर, ओनली वन पंप इज सेट अप। मतलब एक ही पेट्रोल पंप के अंदर एक ही स्टेशन है जहां पर पेट्रोल मिल रहा है। एक पेट्रोल पंप के अंदर एक ही पंप है जहां पेट्रोल मिलता है, और जो क्लॉक स्टार्ट होता है वो 8 घंटे का होता है। ठीक है, मतलब 8 घंटे इन अ डे बोलने की बात कर रहा है। द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर आर टू बी यूज्ड टू डिस्पैच द कस्टमर अराइवल। ये कह रहा है रैंडमली कस्टमर कितने टाइम में अराइव होता है, ये दे रखा है नीचे नंबर 12। और रैंडमली कितने टाइम हम सर्विस पैटर्न हमारा है वो भी नीचे दे रखा है, सर्विस पैटर्न भी दे रखा है आपके पास। ये यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडल, कि कितना टाइम, वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितने % प्रोबेबिलिटी है कि पंप जो है वो खाली रहेगा जब कोई भी कस्टमर ना हो। और एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर वेटिंग इन अ क्यू, और कितना टाइम कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है एक लाइन के अंदर। अब जैसे वो क्यू समझता है वो क्यू नहीं मॉडर्न कर देता है, जैसे वो क्यू समझता है वो क्यू थ्योरी लगाना चालू कर देता है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या था यार, एक क्यू थ्योरी का है या उसका है। तो कभी भी आपको रैंडम नंबर जहीं दिखेंगे, कभी भी आपको अगर रैंडम नंबर दिखते हैं तो हमेशा सिमुलेशन का है, क्यू थ्योरी का नहीं है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सिमुलेशन के अंदर देखो आइडल बैठना प्रोबेबिलिटी होती है, क्यू थ्योरी बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कहते हैं इसे, और ये वेटिंग इन लाइन क्यू कहते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर एल क्यू बोलते हैं इसे। ये क्यू थ्योरी मैंने बताया था। पर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको रैंडम नंबर दिख गए ना तो समझ लेना, भले ही वो क्यू थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर रहे हैं, बस समझ लेना दोस्तों रैंडम नंबर आते ही वो सिमुलेशन लगाना है उसके अंदर। और यहाँ पर उसने कह भी दिया है कि यहाँ पर वो सिमुलेशन टेक्निक का यूज कर रहा है। बात ही खत्म हो गई थी यहाँ पर। अगर ये नहीं कहता तब भी आप सिमुलेशन लगाते, कैसे पता चलेगा, अगर क्वेश्चन के अंदर रैंडम नंबर दे रखे हैं तो। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। पहले टेबल नंबर 1 बनाएंगे। टेबल 1 नंबर 1, रेंज ऑफ रैंडम नंबर, रेंज ऑफ रैंडम नंबर। पहले मैं टेबल नंबर 1 बनाता हूं अराइवल टाइम के लिए। ए पार्ट में करता हूं अराइवल टाइम, फिर मैं दूसरी टेबल बनाऊंगा। टेबल नंबर 1 के अंदर ही दूसरी दो टेबल बनेगी, एक तो अराइवल टाइम के लिए बनेगी, एक सर्विस टाइम के लिए बनेगी। एक साथ ही बनाऊंगा, जगह नहीं है, आप भी अलग अलग बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मिनट है, मिनट के बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, फिर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है, फिर आपके पास रेंज है। बन गई। अच्छा, तो आपको मिनट दे रखा है, तो मिनट आपके पास क्या 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 मिनट है, 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 और 10। प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 22 30 24 14 10। 22 30 24 14 10, 22 30 24 14 10। तो ये आपके पास 0.22 आ गया। 22 30 0.52 24 0.76 14 0.90 और ये 1। रेंज निकालेंगे 002 21 22 टू 53 51
52 से लेकर 75, 76 से लेकर 89 और 90 से लेकर 99। ये बन गई अराइवल टाइम की रेंज। अब बनाएंगे बी पार्ट, सर्विस टाइम का रेंज। सेम वही, मिनट, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। मिनट आपको दे रखा है सर 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10। टाइम को दे रखा है 28, 40, 22, 10, 28, 40, 22, 10, 28, 68, 90, 0.28, 0.68, 0.90 और 1। रेंज निकाल लेना है 00 to 27, 28 to 67, 68 to 89 और 90 to 99। ये आपको लॉजिक पता है ना, 100 क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो 3 डिजिट बन जाता है और रेंज हमेशा 2 डिजिट निकालनी है अकॉर्डिंग टू रैंडम नंबर। रैंडम नंबर 2 डिजिट का है तो रेंज भी 2 डिजिट की होनी चाहिए। आ जाओ सर, टेबल नंबर 2। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है टेबल नंबर 2। और जब आप टेबल नंबर 2 बनाओगे ना तो कॉपी को ऐसे होती है ना, आपकी वर्टिकली कॉपी होती है, कॉपी को यूं करके यूं घुमा देना और हॉरिजॉन्टली बनाना, क्योंकि 10 कॉलम बनेंगे इसके अंदर। कृपया करके, मैं तो अपना इसको छोटा कर दूंगा, मेरे कॉलम बन जाएंगे दोस्तों। टेबल नंबर 2 लिखेंगे स्टेटमेंट, सिमुलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, 10 कॉलम बनाने जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बन गए 10, मेरे बन गए। ये देखो बने ना 10। मैंने कहा था सर मैं छोटा कर दूंगा, पर बन जाएंगे 10। देखो, सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर। बस इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस क्वेश्चन के अंदर 10 कॉलम होते हैं, वो याद करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कब बनेंगे। सीरियल नंबर आएगा, देखो सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, फिर रैंडम नंबर आएगा। ये भी ढंग से लिखना पड़ेगा, रैंडम नंबर ऑफ अराइवल टाइम। मैं जूम कर लेता हूं, मैं तो आगे पीछे कर लूंगा। रैंडम नंबर ऑफ अराइवल टाइम, फिर आएगा आपके पास एक्सपेक्टेड मिनट, फिर आपके पास आएगा एंट्री टाइम एज पर क्लॉक, फिर आपके पास आएगा सर्विस टाइम, सर्विस टाइम स्टार्ट एज पर क्लॉक, फिर आपके पास आएगा रैंडम नंबर ऑफ सर्विस टाइम, फिर आपके पास आएगा एक्सपेक्टेड मिनट किसका, सर्विस टाइम का, सर्विस टाइम, फिर आपके पास आएगा सर्विस एंड टाइम, सर्विस एंड टाइम,
एज पर क्लॉक। फिर आएगा आपके पास वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर। फिर आपके पास आएगा आइडल टाइम, जो कि मिनट में होगा। आओ सर जरा देखें सीरियल नंबर सीरियल नंबर कितने हैं जरा गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, बहुत बच गया। रैंडम नंबर कौन से बताओ सर। रैंडम नंबर आपके पास 78 26 94 8, 78 26 94 8, 46 63 18, 46 63 18, 35 59 12 97, 35 59 12 97 और लास्ट 82 82। ये सीरियल नंबर किसके हो गए, अराइवल टाइम के। ऐसी रैंडम नंबर, सॉरी रैंडम नंबर अराइवल टाइम के, ऐसी रैंडम नंबर सीरियल सर्विस टाइम के दे रखा है सर। 44 21 73 96, 44 21 73 96, 63 35 57 31, 63 35 57 31, 84 24 5 37, 84 24 5। ठीक है जी, ये 12 हो गए। एक्सपेक्टेड मिनट निकालेंगे। देखो ये जो मिनट कितना मिनट आ रहा है, अगर 78 रैंडम नंबर हुआ तो रेंज पे जाकर देखो, अभी तक रेंज देखनी पड़ेगी। 78 कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है, 6 इसका मिनट होगा, 6 मिनट। 26 कहाँ पर आ रहा है जी, ऊपर वाली रेंज है अराइवल टाइम की, नीचे वाली रेंज सर्विस टाइम की है। 26 यहाँ पर आ रहा है, 4 मिनट होगा। 94 कहाँ पर आ रहा है, 94 आपके पास यहाँ पर आएगा, 10 मिनट होगा। 8 कहाँ पर आ रहा है, 8 आपके सबसे पहले में 2 मिनट। 46 कहाँ पर आएगा, 4 मिनट। 63 कहाँ पर आएगा, 63 6 मिनट पे। 18 कहाँ पर आएगा, 4 मिनट में आएगा। 18 नहीं, 0 से 22 था ना पहला, 21 2 मिनट में आएगा 18। ये 4 मिनट में आएगा 35, 35 4 मिनट में। 59 6 मिनट में। 12 2 मिनट में। 57 6 मिनट में। और 82 8 मिनट में। ये तो हो गया इसका एक्सपेक्टेड मिनट कि कस्टमर इस रैंडम नंबर के हिसाब से कब अराइव हो रहा है। अब एक्सपेक्टेड मिनट ऑफ सर्विस टाइम, एक्सपेक्टेड मिनट ऑफ सर्विस टाइम देखना, ये रहा। तो पहले 44, तो 44 आएगा इस वाली लाइन पर 6 मिनट। 21 पहले वाले पर आएगा 4 मिनट। 73 तीसरे वाले पर आएगा 8 मिनट। 96 चौथे वाले पर आएगा 10 मिनट। हाथ दर्द हो गए। 63 कहाँ पर आएगा जी, 63 आ जाएगा आपके पास 6 मिनट में। 35 कहाँ पर आएगा, वो भी 6 मिनट में आएगा। 57 कहाँ आएगा, वो भी 6 मिनट में आएगा। 31 कहाँ पर आएगा, वो भी 6 मिनट में आएगा। 84 8 मिनट में आएगा। 24 आएगा 4 मिनट। 5 4 मिनट में आएगा। 37 6 मिनट में आएगा। ये हो गया दोस्तों, बस ये दो हमने एज पर एंड। अब हमें ऊपर जाने की देखने जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, एंट्री टाइम एज पर क्लॉक। जो मेरा टाइम स्टार्ट होता है वो सुबह के 8 बजे से होता है, सुबह से 8 AM से स्टार्ट होता है। मेरा पेट्रोल पंप मान लो सुबह 8 बजे से चालू होता है, तो पहला कस्टमर का आने का टाइम क्या है, 6 मिनट बाद। तो मतलब 8 बजे पेट्रोल पंप चालू होगा, वो 6 मिनट बाद आएगा, तो 8 6 पर आएगा वो, 8 6 पे वो आएगा। ठीक है, 8 वो 6 पर आता है सर।
मुझे गड़बड़ लग रही है, 6 नहीं आ रहा है यहाँ पर, 78 देखना कहाँ पर आता है सर्विस टाइम पे। ये देखो 6 मिनट 78 यहाँ पर आ रहा है सर, 8 मिनट पे। गलत कर दिया मैंने पहले ही, ये 8 हो जाएगा। हाँ जी, तो 8 वाला इसको ठीक कर लेना आप, 78 8 एक्सपेक्टेड मिनट आ रहा है। देखो मेरा जो पेट्रोल पंप है वो 8 बजे सुबह चालू हो जाता है, और पहला कस्टमर मेरे पास 8 मिनट बाद आएगा, 8 बजे से 8 मिनट बाद। तो पहला कस्टमर कब अराइव होगा, एंट्री टाइम एज पर क्लॉक कब अराइव होगा, 8 पे पहले कस्टमर अराइव होगा। और उसको सर्विस कब स्टार्ट हो जाएगी, पहला कस्टमर है जैसे ही आएगा वैसे सर्विस मिल जाएगी, उससे पहले कोई कस्टमर है ही नहीं, तो उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा लाइन पे। पहला कस्टमर है ना, जैसे ही आएगा वैसे सर्विस मिल जाएगी। तो 8 पे आया, 8 पे उसने गाड़ी लगाई इस पंप पे, और 8 पे उसको सर्विस मिलना चालू हो जाएगी। यह सर्विस टाइम स्टार्ट एज पर क्लॉक। जो कस्टमर आता है उसको सर्विस टाइम कब मिलता है, ठीक है सर। ये इसका मतलब है कि कब वो आया और उसकी सर्विस कब स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या है, कब आया, इंग्लिश में लिख देते हैं, कब कस्टमर आया, लिख लो उसको, कब कस्टमर आया, और इसका मतलब है कब उसकी सर्विस स्टार्ट हुई। मतलब पहला कस्टमर है, उसको लाइन पे बड़ा वेट करना पड़ेगा नहीं, तो सर्विस जैसे आएगा वैसे सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। पर आने वाले कस्टमर जो होंगे वो उनको लाइन पे भी तो वेट करना पड़ेगा, तो उसको जैसे आएगा वैसे सर्विस नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, पहला कस्टमर था तो जैसे आया वैसे सर्विस मिल गई, ठीक है सर। अब ये सर्विस टाइम, सर्विस एंड टाइम एज पर क्लॉक। तो अब जो पहला कस्टमर आएगा 8 पर, उसको सर्विस देने में 6 मिनट लग जाएंगे। इसका मतलब ये है, इस लाइन, इनका मतलब क्या है कि जो भी कस्टमर आएगा उनको सर्विस देने में इतना टाइम लग जाता है। तो पहला कस्टमर 8 पे आया, उसकी सर्विस 8 पे चालू हो गई, चालू होगी ना, तो 8 पे चालू होगी तो 6 मिनट और ले लो, 8 6 14, तो 8 14 पर उसकी सर्विस खत्म हो जाएगी, उसको पेट्रोल भर जाएगा 6 मिनट बाद। ये पहला पॉइंट इसका है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। 8 पे पहला कस्टमर आया, 8 बजे ही उसकी सर्विस चालू हो गई, और 6 मिनट बाद उसकी सर्विस खत्म हो गई, मतलब 8 14 पे उसकी सर्विस खत्म हो गई। क्या कोई कस्टमर को वेट करना पड़ा, नहीं, क्योंकि पहले कस्टमर था, वेट नहीं करना पड़ा इसको। क्या आइडल टाइम है उसमें, आइडल टाइम है या नहीं, हाँ दोस्तों आइडल टाइम है। कैसे पता चला आइडल टाइम, भाई सुबह 8 बजे पेट्रोल पंप खुलता है, 8 बजे पेट्रोल पंप खुलता है, और हमारा कस्टमर जो अराइव हुआ है वो 8 पे हुआ है, तो हमें 8 मिनट खाली बैठना पड़ा। पेट्रोल पंप कब स्टार्ट हुआ था, 8 बजे सुबह मॉर्निंग में, और पहला कस्टमर कब अराइव हुआ था, 8 पर, तो हमें 8 मिनट शुरू के खाली बैठना पड़ा है। तो 8 मिनट जो है ये हमारा आइडल टाइम है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है सर। इसके बाद दूसरा कस्टमर कब अराइव होता है, 4 मिनट बाद। अब यहां से देखना है, पहला कस्टमर 8 पर आया हुआ था, उसके 4 मिनट बाद जस्ट दूसरा कस्टमर आया हुआ है। सर्विस टाइम से मत देखना, जब कस्टमर अराइव होता है उसके पहले कस्टमर के अराइव से देखते हैं, क्योंकि भाई पहला कस्टमर 8 पे हुआ है, दूसरा कस्टमर जब आएगा वो ये थोड़ा देखेगा कि पहले कस्टमर को सर्विस मिल गई उसके बाद अराइव होगा, ऐसा तो ना होगा, वो तो जम्बर चाहे आ जाएगा। तो पहला कस्टमर 8 पर अराइव हुआ, दूसरा कस्टमर 4 मिनट अराइव हो गया, तो 8 के 4 मिनट देखा तो 8 12 पे वो अराइव हो चुका था। हाँ, अब डिपेंड करता है, वो आ तो गया पर उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो कस्टमर है वो 8 14 तक तो सर्विस ही ले रहा है। तो भले ही मान लो आप पहले से 8 पे चले गए थे, ठीक है, ध्यान देना, आप 8 पे पेट्रोल भरवाने चले गए, और आपको सर्विस भी आपकी 8 पे स्टार्ट हो गई, आपको 6 मिनट लगे सर्विस देने में पेट्रोल पंप वाले को, 6 मिनट लगे, तो 8 14 पर आपकी सर्विस खत्म हुई, पर मैं आपसे 2 मिनट पहले आ चुका था, मतलब 8 पे आप आए थे, 8 12 में मैं आ गया था, मैं खड़ा हूं 2 मिनट पहले, तो मेरी सर्विस आपकी खत्म होने के बाद तो स्टार्ट होगी। तो कब आऊंगा, 4 मिनट बाद। 4 मिनट बाद किससे देखा जाएगा, पहला कस्टमर कब आया था उससे 4 मिनट बाद देखा जाएगा, पर उसकी सर्विस कब स्टार्ट होगी, डिपेंड करता है पहले कस्टमर की सर्विस कब खत्म हो रही है। तो अगर पहले कस्टमर की सर्विस 8 14 पे खत्म हुई, तो इसकी भी 8 14 पे ही स्टार्ट होगी, और इसकी सर्विस जब 8 14 पे स्टार्ट होगी तो उसको 4 मिनट लगेगा सर्विस देने में, जल्दीबाजी में है ये, 4 मिनट लगेगा सर्विस देने में, तो इसकी सर्विस 8 18 पे खत्म हो जाएगी। अब इस दौरान कोई आइडल टाइम रहा या नहीं रहा, बताओ। पहले कस्टमर ने, ध्यान देना, आइडल टाइम इससे कंपेयर करेंगे, यहां और यहां से, 8 14 पे पहला कस्टमर को सर्विस दी, और उसी वक्त 8 14 पे दूसरा कस्टमर चालू हो गया, तो कोई भी आइडल टाइम इधर नहीं रहा, पेट्रोल पंप खाली नहीं रहा। तो वेटिंग टाइम रहा कोई, हाँ वेट करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, यस। 8 14 पे सर्विस स्टार्ट हुई और 8 12 में आ गया था, ये आपका वेटिंग टाइम है। यहां से यहां कंपेयर करोगे वेटिंग टाइम का, 8 12 पे आया था, 8 14 पे सर्विस मिली है, 2 मिनट का वेटिंग टाइम है, और 2 मिनट का वेटिंग टाइम है, और आइडल टाइम कुछ भी नहीं है।
कस्टमर वेट करना पड़ा, पेट्रोल पंप वाले को तो ना वेट करना पड़ा, कस्टमर पहले से वेट कर रहा था, जैसे ही गया पहला कस्टमर दूसरे को भरना चालू कर दिया। ठीक है सर। अच्छा, दूसरे कस्टमर की सर्विस कब स्टार्ट होगी? 8:18 पे पहले कस्टमर की सर्विस खत्म हुई है, उससे दूसरे वाले, तो तीसरे की कब होगी? 8:18 पे ही तीसरे की चालू होगी। वो आया कब है? वो 10 मिनट बाद आया, मतलब 8:12 पे पहला कस्टमर आया हुआ था, उसके 10 मिनट बाद दूसरा कस्टमर आया है 8:13 पे, 8:22 पर। पहले ये लिख लेता हूं मैं, ठीक है, पहले मैं यही पूरा कर देता हूं, फिर आगे बात करूंगा, पहले ये पूरा कर लेता हूं। 8:22 पे दूसरा कस्टमर आया, 2 मिनट बाद तीसरा कस्टमर, चौथा कस्टमर आ गया 8:24 पर, फिर 4 मिनट बाद अगला कस्टमर आ गया 8:28 पर, और फिर उसके बाद 8:28, 8:06, 14, 8:34 पर अगला कस्टमर आया, 2 मिनट बाद फिर अगला कस्टमर आ गया 8:36 पर, फिर 8:40 पर अगला कस्टमर आया, 8:46 पर अगला कस्टमर, 8:48 पर अगला कस्टमर, 8:58 पर 58 पर अगला कस्टमर, और 8:16 8:66 पर अगला कस्टमर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये करने लग जाते हैं 8:66। मैं यही बताना चाह रहा हूं भाई, 8:66 60 से ऊपर तो मिनट ही नहीं होते, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि 7 से ऊपर तो मिनट ही नहीं होते। तो यहां पर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो आपको सिखा रहा हूं मैं, कि वो जल्दीबाजी में 8:66 कर देते हैं, पर 60 से ऊपर मिनट नहीं होते दोस्तों। 9:06 आएगा, 9:06 बन जाएंगे यार, 9:06 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 10 मिनट बाद 8:58 पे लास्ट सेकंड लास्ट कस्टमर आया, फिर 8 मिनट बाद, तो 8:58 के बाद 2 मिनट पे तो 9 बज जाते हैं, और 6 मिनट और, तो 9:06 पर अगला कस्टमर आएगा। ठीक है, तो 60 के बाद ऊपर मत बढ़ जाना, उसको अगले घंटे पे कन्वर्ट कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दीबाजी में 8:58 की जगह 8:66 कर देते हैं। भाई 60 से ऊपर मिनट नहीं होते। मैं यह नहीं कह रहा कि आप करोगे, मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए ये आप मत करिए, क्योंकि मैं पहले आपको इंटीमेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब ठीक, तो ये आपके इस कस्टमर का अराइवल टाइम हो गया, इस तरीके से कस्टमर आते हैं। ठीक है, पहले यही उतार लेना। अब पहला 8:22 पर आया तीसरा कस्टमर, सर्विस स्टार्ट होनी थी उसकी 8:18 पे, वो आया ही नहीं। भाई आइडल टाइम था यहाँ पर। तो भाई पेट्रोल पंप कब खाली हो गया था? 8:18 पे। उसने दूसरे कस्टमर को 8:18 पे सर्विस दे दी थी, 8:18 पे खाली हुआ, और अगला कस्टमर जो आया वो 8:22 पे आया। 18, 19, 20, 21, 22, 4 मिनट लेट आया है, 4 मिनट उसको खाली बैठना पड़ा पेट्रोल पंप को, तो 4 मिनट का इधर आइडल टाइम हो गया। आ रहा है समझ में? अब वो 8:18 पे आया हो, 8:18 पे आया हो, ठीक है, उसकी सर्विस खत्म 18, तो उसकी सर्विस तो स्टार्ट 8:22 को होगी, यहां पर 22 आएगा। इसको ठीक कर लेना आप, क्यों आएगा सर यहाँ पर भाई, वो समझिए। अब बुझारी सुनो भाई, दूसरे कस्टमर 8:18 पे उसकी सर्विस खत्म हो गई, ठीक है सर। तीसरे कस्टमर की सर्विस 8:18 पे तब चालू होगी ना जब वो 8:18 पे आएगा, वो 8:22 पे आया, जब वो आएगा तभी तो उसकी सर्विस मिलेगी। तो भले ही पहले दूसरे कस्टमर की सर्विस जल्दी खत्म हो गई हो, पर भाई तीसरा कस्टमर जब आएगा तभी तो उसको सर्विस प्रोवाइड होगी। ठीक है, 8:22 पे होगी सर्विस प्रोवाइड, क्योंकि पेट्रोल पंप अभी खाली बैठा हुआ। कितना मिनट खाली बैठा है? 4 मिनट खाली बैठा हुआ है। 8:22 में सर्विस स्टार्ट हुई इसकी, 8 मिनट का उसको सर्विस टाइम लगा, तो 8:30 तक पेट्रोल पंप वाले ने उसको सर्विस दी। तो यहां पर क्या कस्टमर को वेट करना पड़ा? नहीं, पेट्रोल पंप वेट कर रहा था कस्टमर के आने का, 4 मिनट उसने वेट करा, 8:18 पे खत्म कर दी थी एक पर, वो खड़ा रहा 4 मिनट, और उसके बाद दूसरा कस्टमर आया 8:22 पर, जैसे आया होगा वैसे मिल गई होगी सर्विस, क्योंकि पेट्रोल पंप खाली है 4 मिनट तक। तो इधर वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं है कस्टमर का, हाँ पेट्रोल पंप खाली है, या तो वेटिंग टाइम होगा या पेट्रोल पंप का आइडल टाइम होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, अब जो याला कस्टमर है, तीसरा कस्टमर, उसकी सर्विस 8:30 पे खत्म हुई। पहले पूरा देख लो फिर उतार लेना भाई, ये खतरनाक है, अगर इधर उधर भी कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई और बहन, 8:30 पर सर्विस स्टार्ट हुई, सर्विस खत्म हुई तीसरे कस्टमर की, और चौथा जो कस्टमर आया वो 8:24 पे आया। 8:30 पे सर्विस चल रही है, 8:24 मतलब वो 6 मिनट पहले आ चुका था, अभी तक सर्विस चली रही है तीसरे कस्टमर की। तो अब इसको वेट करना पड़ेगा 6 मिनट, क्योंकि जब इसकी सर्विस खत्म होगी तभी इसकी सर्विस स्टार्ट हो पाएगी। तो 8:30 पर इसकी सर्विस स्टार्ट होगी, क्योंकि भले ही 8:24 पे आया हो, पर इसकी सर्विस 8:30 से पहले स्टार्ट हो नहीं सकती, क्योंकि 8:30 तक तो तीसरे कस्टमर को सर्विस मिल रही है। तो अब किसने वेट करा? कस्टमर ने वेट करा। कितने मिनट? 6 मिनट वेट करा। आया समझ में? और 8:30 पे इसकी सर्विस स्टार्ट हुई, 8:24 पे आया, कोई दिक्कत नहीं, सर्विस कब स्टार्ट हुई? 8:30 पर, और 10 मिनट लगते हैं इसको सर्विसेज देने में, देखो ये रहा। तो 8:40 तक इसको सर्विसेज दे गई। अब 8:40 तक इसको सर्विस दी गई, तो अगला कस्टमर तो 8:28 पे आके बैठा हुआ है। अब 8:40 पे ही इसकी सर्विस स्टार्ट होगी, जैसी सर्विस खत्म हुई वैसी पेट्रोल पंप ने सर्विस स्टार्ट कर दी, क्योंकि पहला कस्टमर ऑलरेडी वेट कर रहा है 8:28 से। 8:28 से लेकर 40 तक आपके पास 12 मिनट इसने वेट करा, तो 12 मिनट का इसका वेटिंग टाइम है। इसको 6 मिनट का सर्विस टाइम लगता है इस वाले कस्टमर को, तो 8:46 तक इसको सर्विसेज दी गई। 8:46 सर्विस गई, पहला कस्टमर ऑलरेडी बैठा हुआ 8:34 से, तो अभी भी कस्टमर ने वेट करा, पेट्रोल पंप ने नहीं। 34 से 46 आपके पास
ये कस्टमर भी 12 मिनट पहले आकर बैठ गया, तो 12 मिनट का इसका भी वेटिंग टाइम है। इस कस्टमर की सर्विस स्टार्ट होगी 8:46 पर, 34 मिनट पे आ गया था, 8:34 पे आ गया था, सर्विस स्टार्ट 8:46 पे ही हो सकती है क्योंकि पहले कस्टमर की सर्विस 8:46 पर खत्म हुई। 6 मिनट का इसका सर्विस का टाइम है, 8:52 पर इसकी सर्विस खत्म हुई और इसको आइडल टाइम हुआ 12 मिनट का। अगले सर्विस पहले से बंदा बैठा हुआ है 8:36 पे, तो 8:52 पे अगला बंदा फ्री हो रहा है और इसको कितना वेट करना पड़ रहा है, 52 माइनस 36, 16 मिनट इसको वेट करना पड़ रहा है फिर दोबारा। और इस पर कितना टाइम लग रहा है, इस पे फिर दोबारा 6 मिनट लगते हैं, तो 8:58 पे इसकी सर्विस खत्म होती है। 8:40 पे बंदा बैठा हुआ आके, 8:58 पे अगला पहले बंदा फ्री हो रहा है, तो उसकी सर्विस भी 8:58 पे चालू होगी। भाई जब पहला फर्स्ट पर्सन, इससे पहले वाला पर्सन 8:58 पे फ्री हो रहा है, तो वो भले 8:40 पे आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई, जब पहले वाले को भरूंगा तभी तो तेरा नंबर आएगा। तो इसकी सर्विस कब स्टार्ट होगी, 8:58 पे। और कितना मिनट वेट करा, 18 मिनट इसने वेट करा। देख रहे हो आप, एक पेट्रोल पंप में 18 मिनट वेट कर रहा है। 6 मिनट फिर भी लगते हैं, आप देखना, ये 8:66 मत कर देना, 8:64 मत कर देना, 6 मिनट है, 2 मिनट में तो 9 बज जाएंगे। 9:04 पर इसकी सर्विस खत्म होगी और अगले पर्सन की सर्विस कब चालू होगी, 9:04 पे ही होगी। वो 46 पे बैठा हुआ है। अब 46 से लेकर 9:04 तक, पहले तो देखो 8:46 से लेकर 60 माइनस 46 कर दो, 8 बजे 9 बजने तक इसने 14 मिनट वेट करे और फिर 4 मिनट और, मतलब टोटल 18 मिनट इसने वेट करे फिर दोबारा। 46 से 60 तक करेंगे तो 14 मिनट होते हैं, फिर 4 और जोड़ दो 9 का, 18 मिनट। 8 तक इसको सर्विस, 8×4=12, तो 9:12 तक इसको सर्विस दी जाएगी। अब इसकी सर्विस भी 9:12 पे स्टार्ट होगी, तो 12 मिनट 9 बजे के बाद हो गए और 48 से लेकर 12 ये हो गए, 24 मिनट इसको वेट करना पड़ा, 24 मिनट। तो 9:12 पे इसकी सर्विस स्टार्ट हुई, 4 मिनट तक सर्विस चली, तो 9:16 पे सर्विस खत्म हुई। इस पर्सन की सर्विस भी 9:16 पे स्टार्ट होगी और पहले से आगे बैठा हुआ है, कितना आगे बैठा हुआ है सर, 16 और 18 मिनट ही आगे बैठा हुआ है भाई। 58 पे 9 बजने में 2 मिनट हो गए और 16 अलग 9 से, तो 18 मिनट बैठा हुआ है। और सर्विस कब खत्म हो रही है इसकी, 4 मिनट बाद, तो 9:16 और ये 9:20 पर सर्विस खत्म हो रही है। अगला पर्सन 9:06 पे आगे बैठा हुआ पहले से, 9:20 तक तो पहले पर्सन गया है, तो कितना मिनट वेट करना पड़ा, 14 मिनट वेट करना पड़ा, और 14 मिनट वेट करना पड़ा, तो इसकी सर्विस कब खत्म हो रही है, 9:26 पर। इस तरीके से काम होगा दोस्तों। और ये आपके पास आइडल टाइम, मैंने कहा था या तो आइडल टाइम होगा या फिर वेटिंग टाइम होगा, या तो पेट्रोल पंप खाली होगा या फिर कस्टमर वेट करेगा पेट्रोल पंप भराए तो। ठीक है सर, अगर पेट्रोल पंप खाली होता है तो कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे जाकर भरवा लेगा। और अगर पेट्रोल पंप भरा हुआ है पहले से तो फिर कस्टमर वेट करेगा, या तो आइडल टाइम होगा या वेटिंग टाइम होगा कस्टमर का। ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों, ऐसे तरीके से आपको बनाना है ये पर्टिकुलर पे डायग्राम, मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है जी, समझ में आया। बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। आपको ऊपर 2 बार अगर ये क्वेश्चन आप करते हो ना, एटलीस्ट 2 बार अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आपको ये सारा फॉर्मेट याद हो जाएगा। ओएम को जो पढ़ने का तरीका होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट या ऑपरेशन रिसर्च कह लो, इसका जो पढ़ने का तरीका होता है आपको वो प्रैक्टिस पे होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपने प्रैक्टिस कम से कम करी, आपके नंबर कम आगे, समझ लेना। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी ओएम के अंदर, उतनी ज्यादा आपके पास ऑपरेशन के अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। ऑन दी प्रैक्टिस पे भेज दे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा मार्क्स, जितनी कम प्रैक्टिस उतने कम मार्क्स। ठीक, हमसे पहले बताओ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 2 चीज, प्रोबेबिलिटी बताओ पेट्रोल पंप कब आइडल हुआ, और एवरेज टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन अ वेटिंग इन अ क्यू। कितना एवरेज टाइम, एवरेज निकालना है हमें, एवरेज टाइम निकाल लेते हैं। एवरेज टाइम कस्टमर वेटिंग इन अ क्यू। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको एक स्टडी नोट वाइज क्यों चला रहा हूं। अब देखो, अगर मैं क्यों थ्योरी आपको बाद में कराता तो आपको यहां समझ नहीं पड़ता कि क्यों क्या है, और ये आपको ये लाइन ही समझ नहीं आती है क्या इस लाइन का मतलब। एवरेज टाइम कस्टमर वेटिंग इन अ क्यू, ये आपको पढ़ती समझ में आ गया होगा क्योंकि क्यों थ्योरी पहले करा दी। सर स्टडी मैट में जिस तरीके से दे रखा है ना, वो बेस्ट तरीका है। अगर हम उस तरीके से फॉलो करते हैं ना, तो हर एक चैप्टर स्टडी मैट, इंस्टीट्यूट पागल थोड़ी ना दोस्तों, इंस्टीट्यूट इस तरीके से बुक बनाता है, बहुत अच्छे से बुक मेंटेन कर रहा है। वो जो चैप्टर पहले, आपको वो चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए। अगर आपने वो चैप्टर पहले नहीं पढ़ा तो दिक्कत है। ठीक है, एवरेज टाइम कस्टमर वेटिंग इन अ क्यू। इसके लिए मुझे एवरेज टाइम जो कस्टमर का वेट करा उसने, इसका मुझे टोटल करना पड़ेगा और इसका भी टोटल करना पड़ेगा। करे सर जल्दी से टोटल, 6 प्लस नहीं 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 14।
या 14 है। तो 140 मिनट टोटल वेट करा कस्टमरों ने सारे मिस्टरों मिलाकर, और 8 और 4 12 मिनट वेट करा पेट्रोल पंप ने। तो हम इसका निकाल देंगे सर, आपके पास 140 मिनट कितने टाइम का है, 12 सीरियल नंबर है, तो 140 डिवाइडेड बाय 12, एवरेज निकालना है ना। एक 12 के इसको टोटल को वेटिंग टाइम को ऐड करा, 12 से डिवाइड कर देंगे, 140 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 11.67 मिनट ऑन एन एवरेज पर कस्टमर वेट करता है। ऑन एन एवरेज पर कस्टमर इतना वेट करता है, ऑन एन एवरेज, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। प्रोबेबिलिटी, दूसरा पॉइंट हम क्या बताने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम ऑफ पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप कितना आइडल टाइम रखा, इसका जो आप निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे टोटल आइडल टाइम कितना था, सम ऑफ द आइडल टाइम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टाइम, ऐसा लिखो, सम ऑफ आइडल टाइम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है ना आपको, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द आइडल टाइम अपॉन में टोटल टाइम, हमारे पे बताओ टोटल टाइम कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना देता हूँ। जब ये निकलेगा, मुझे पता है सम ऑफ द आइडल टाइम 12 मिनट उसने वेट करा, पर कितने मिनट थे टोटल, टोटल ऑपरेटिंग टाइम कितना था, ठीक है। तो 8 बजे चालू हुआ पेट्रोल पंप, वर्किंग नोट निकाल रहा हूं, ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। पेट्रोल पंप स्टार्ट हुआ, पेट्रोल पंप स्टार्ट एट 8 AM, मान ले सुबह को स्टार्ट हुआ, और एंड एट, स्टार्ट हुआ 8 बजे और एंड कब हुआ, 9:26 पे आखिरी 12वें पर्सन को सर्विस दी, 9:26, ये रहा दोस्तों, 9:26 पे लास्ट सर्विस दी, ये 9:26 पे लास्ट सर्विस दी, और स्टार्ट हुआ था, नहीं ये नहीं, स्टार्ट तो 8 बजे हुआ था, कस्टमर लेट आया था, स्टार्ट 8 बजे हुआ था ये वाला। तो 8 बजे से 9:26 तक चला, तो टोटल कितना टाइम पेट्रोल पंप चला, कैलकुलेट कर लो जी। 8 AM से मान लो 9 AM तक, तो टोटल टाइम कितना है, उस टोटल टाइम में कितना टाइम मिनट खाली बैठना पड़ा, वही प्रोबेबिलिटी होती है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हो गए 60 मिनट और 26 मिनट एक्स्ट्रा, तो 60 + 26 कितने हो गए, 60 70 80 86 मिनट, उसने 80 मिनट टोटल पेट्रोल पंप चला, जिसमें 12 कस्टमर को ट्रीट करा, और टोटल आइडल टाइम कितना रहा 12 मिनट। तो 86 मिनट में से 12 मिनट खाली रहा, तो कितना परसेंट खाली रहा, तो 12 डिवाइड बाई 86, यह आ गया 0.1395। तो अगर आप इसको बोलो तो 13.95% अप्रोक्स वो आइडल टाइम रहा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। तो यहाँ पर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका ये होमवर्क है, और स्कैनर में आपको जो होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, वो ये हम करके लाइए, और स्कैनर का काम करके लाइए, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे और खत्म करेंगे इस चैप्टर को। सिमुलेशन चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।